हाय दोस्तों, मैं राजेंद्र आज सभी को क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आपको हम पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो हेडिंग डाल लेना, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आपसे सबसे पहले अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहला अनुप्रयोग आज से चालू है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, अनंत लंबाई के एक आवेशित चालक तार ले लेते हैं ना। ये आवेशित चालक तार है, ले लिया जाता है अनंत लंबाई के। तो इसमें क्या करते हैं, इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लिए हैं। देखो, इससे r दूरी पर एक बिंदु हम क्या ले लिए हैं, P ले लिए हैं, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। क्लियर। अब देखना, ये क्या है, गॉस की अनुप्रयोग है ना। तो अगर गॉस के अनुप्रयोग है, इसका मतलब यहाँ गॉस की नियम लगेगा, है ना। गॉस की जो प्रमेय है वहां यहाँ पर लागू है, हो सकता है, क्योंकि गॉस के अनुप्रयोग हम पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, गॉस के अनुप्रयोग में गॉस की जो प्रमेय है वो आप क्या है, एक बंद पृष्ठ के लिए है। क्या है, एक बंद पृष्ठ के लिए है। तो हम क्या करते हैं, इस आवेशित चालक तार जो है, इस आवेशित चालक तार के चारों ओर एक हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। क्लियर। इस चालक तार के चारों ओर एक हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। मान लेते हैं ये जो बेलन है, बेलनाकार पृष्ठ है, ये क्या है, एल लंबाई का है। कितने लंबाई का, एल लंबाई का है, ठीक है। तो देखो, इस चालक से इस r दूरी पर एक बिंदु हम P ले लिए हैं। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितना होकर गुजरेगा। देखो, जो बेलनाकार कोई अगर आपका पृष्ठ होता है, कोई बेलनाकार वस्तु है, तो उसमें दो पृष्ठ होता है। आपको बता दें, एक वक्री पृष्ठ होता है, एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है। तो ये वाला जो पृष्ठ होता है, ये वक्री पृष्ठ होता है, क्योंकि वक्र पृष्ठ निकाला जाता है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ और दोनों आधारों के क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ निकलता है। क्यों, क्योंकि दो बेलन में, है ना, दो पृष्ठ है, तभी तो संपूर्ण पृष्ठ इस तरीके से निकाला जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ हम मैथ की बात नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो, इसमें बेलन में दो पृष्ठ होते हैं, एक वक्री पृष्ठ होता है, एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है। तो देखो, जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो वक्री पृष्ठ से होकर गुजरेगा, और कहां से, जो सपाट पृष्ठ है, वृत्ताकार पृष्ठ है, वहां से होकर गुजरेगा। तो हम देखते हैं वक्री पृष्ठ कितना गुजरता है और वृत्ताकार पृष्ठ कितना गुजरता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का हम क्या निकाल लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक, जब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का, तो वहीं से हम आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक, तो ध्यान देना। अभी क्या करते हैं, इस बिंदु P पर हम मान लेते हैं एक क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, जिसकी दिशा इस पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत होगी। एक बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, क्षेत्रफल अवयव मतलब अल्पभाग, है ना। एक क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं और इसकी दिशा जो है, क्षेत्रफल की दिशा जो है, ये क्या है, इस पृष्ठ की क्या है, लंबवत है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये प्लस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्लस आवेश से बाहर की ओर। तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो इसकी दिशा क्या होगी, यही होगी। जो क्षेत्रफल सदिश है ना, जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वही क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। क्लियर। तो अब ध्यान देना, अब इनके बीच कितने का कोण बन रहा है, 0। हम बता रहे हैं वैद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान कब होता है, जब दोनों जो क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जब कितने 0 का कोण बनता है, तब वैद्युत फ्लक्स सबसे अधिक गुजरता है। जब सबसे न्यूनतम, सबसे कम कब गुजरता है, शून्य कब होता है, कि जब क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, एक दूसरे से कितना 90 अंश का कोण बनाए, तब वहां क्षेत्रफल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर। तो अब यही बात हम लिख लिए, बिंदु P पर स्थित बेलनाकार अवयव dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d∅P, क्योंकि बिंदु P पर हम वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, इस अवयव dA से, है ना।
तो डी फाई पी बराबर ई डॉट डी ए वेक्टर में है। ठीक, इसे हम कहीं अगर आपको ये लिखा हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वहां हम लिख लेते हैं ए बी कॉस थीटा। ए आप जब क्लास 11 में सदिश विश्लेषण पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया गया आपको। ठीक, अब देखिए तो इसके आगे हम क्या करेंगे, डी फाई पी बराबर आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां देखो बिंदु P पर जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 0 अंश। तो जहां पर थीटा है वहां रख देंगे कितना, 0 अंश रख देंगे, है ना, cos 0 अंश। आप जानते हैं cos 0 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। तो हो जाएगा आपका ई डी ए। तो डी फाई पी बराबर आपका आ गया कितना, डी फाई पी बराबर ई डी ए आ गया। क्लियर। अब ये यहां से बिंदु P पर है ना जो स्थित है क्षेत्रफल अवयव, वहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकाल लिए। अब हम निकालेंगे बिंदु P डैश, यहां मान लेते हैं क्या, बिंदु P डैश। तो बिंदु P डैश से ना, बिंदु P डैश पर एक छोटा सा अवयव DA से गुजरने वाला हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्लियर। तो देखते हैं कहां से, बिंदु P डैश से कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। ठीक है ना। अब इसके आगे हम लिखते हैं, अब देखो वृत्तीय पृष्ठ पर उपस्थित बिंदु P डैश पर स्थित क्षेत्रफल अवयव डी फाई से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई पी डैश बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है ना। तो इसे भी हम लिख सकते हैं कितना, डी फाई पी डैश बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां से डी फाई पी डैश बराबर, देखो यहां जो cos थीटा का जो मान है वो क्या है आपका 90 अंश है। तो ये पूरा मान, जब cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा आपका मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं कितना, ये जो वैद्युत फ्लक्स बिंदु P डैश होकर गुजरेगा वो क्या, 0 होगा। क्लियर। वहां वैद्युत फ्लक्स होकर वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब वहां वैद्युत फ्लक्स क्या है, 0 है। अब हम देखो इस संपूर्ण जो गॉसियन पृष्ठ है उसके लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो देखो संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अभी तो हम अल्प के लिए ज्ञात किए थे, क्षेत्रफल अवयव के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाले थे। अब हम संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के लिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है। तो संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, देखो यहाँ जो मान है यहाँ पर है, यहाँ क्या है, 0 है। तो हम ये जोड़े नहीं इसलिए क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा, है ना। बस इतना संपूर्ण अगर देखेंगे तो इतना ही आपका आएगा, पूरा जो वैद्युत फ्लक्स होगा यही आएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, 0 हुआ है तो हम इसे नहीं हट दिए। ठीक। तो देखो फाई ई बराबर आपको हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो होल इंटीग्रेशन कर देंगे, होल इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा। तो देखो सॉरी डी ए ई डी ए है, क्या है, ई डी ए है। अब ई डी ए में ई जो है आपका, हम जो यहाँ समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो क्षेत्रफल के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ ई जो है अब क्या बन जाएगा, अचर पद बन जाएगा। ठीक है। इसे हम इंटीग्रेशन से पहले कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका कितना, डी ए। तो फाई ई बराबर ई इंटू, अब इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन डी ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्लियर। ये फार्मूला होता है आपको जब समाकलन इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे कक्षा 11-12 में, तो ये आपका फार्मूला होता है। ठीक। तो अब ध्यान देना, फाई ई बराबर ई इंटू, देखो वक्र पृष्ठीय निकालेंगे, अगर इसका ये है, ये पूरे इसका पूरा संपूर्ण जो इसका है ना, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, तो ये संपूर्ण बेलन का क्या निकालेंगे,
क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच होता है, तो जो यहाँ बेलन की लंबाई हो क्या है, एल है, तो हम जहां एच है वहां क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। क्लियर। अब यहां लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, किससे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय जानते हो आप लोग क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो जहां का फाई है आप इसे चूंकि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो जहां का फाई है वहां लिख देंगे कितना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, ई इंटू 2 पाई आर, यहाँ गणना ध्यान देना, 2 पाई आर एल। क्लियर। अब यहाँ हम इसके बटे 1 मान के तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप, तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ई बराबर, ठीक है ना, क्यू बटे गणना कर लेना, क्यू बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल हो जाएगा। क्लियर। इतना हो जाएगा, गणना करके आप देख लेंगे। अब ई बराबर आपका हो जाएगा, देखो ये क्यू को हम अलग कर देते हैं और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 कर देते हैं, ठीक। इनटू ये हो जाएगा आपका, जानते हो कितना, 1 अपान आर अलग कर दो इंटू क्यू अपान एल आपका एक तरफ कर दो, ठीक। ये बनेगा आपका फार्मूला। यहां से ये होता है आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व आप लिख सकते हैं, चूंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान कितना, एल, है ना। ये होता है आवेश का रेखीय घनत्व। तो जहां आपका लैम्डा है वहां, जहां आपका क्यू अपान एल है वहां क्या रख देंगे, लैम्डा रख देंगे। तो ई बराबर आपको हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, 1 अपान आर तो है, और यहाँ पूरे का स्थान क्या रख देंगे, लैम्डा रख देंगे। तो हो जाएगा आपका कितना, ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल लैम्डा अपान कितना, आर हो जाएगा। क्लियर। ये गुणा कर दिए, इसका इसमें गुणा कर दिए, तो लैम्डा अपान कितना, आर। तो जानते हो कि ये जो होता है 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, यहाँ होता है 1 अपान 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम इसके लिए क्या, 4 करने के लिए अंश और हर में हम 2 के क्या करेंगे, गुणा, यहाँ भी 2 को गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 2 को गुणा कर देते हैं, ठीक। तो आपका हो जाए कितना, ई बराबर 1 अपान यहाँ 2 दूनी 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू याद है 2 लैम्डा अपान कितना, आर। तो ये हो जाएगा आपका इसका फार्मूला, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा कितना, 2 लैम्डा अपान कितना, आर। अभी जानते हैं इस पूरे का जो मान होता है, इस पूरे का मान होता है 9 गुणित 10 घात कितना, 9 इंटू 2 लैम्डा अपान कितना, आर। इसे इतना भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसे हम इतना भी लिख सकते हैं। तो यह फर्स्ट अनुप्रयोग, गॉस के फर्स्ट अनुप्रयोग यहाँ समाप्त होता है। अब इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त कर देते हैं।